अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब्रा मैं ठीक हूँ यार। वो उसे संभाल नहीं पा रहा था, जो अपने मुँह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसकी खून आलूद शर्ट को देख रही थी। ये क्या हुआ है? ये खून कैसा है? रोते हुए वो उसकी शर्ट को देखकर बोली थी, अंदर चलें, बताता हूँ। अनाया भी माँ के रिएक्शन पर खौफजदा हो रही थी। अब्रा अंदर चलें। वो उसके कंधों पर हाथ रखे जैसे उसे घसीट कर अंदर लाया था। अब्रा को लगा उसके कदमों में जान ही निकल गई है। अंदर लाकर उसे सोफे पर बैठाकर उसके लिए पानी लाया। मुझे बताएं, ये क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? कैसे हुआ है ये सब? उसका रोना कम होने में ही नहीं आ रहा था। हाशिब उसके अंदाज पर खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके करीब दरवाज दो जानों बैठकर उसके चेहरे को थाम कर अपने लब उसके माथे पर रख दिए, जिसके आंसू भल भल गिर रहे थे। मैं ठीक हूँ। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। उसी का खून लग गया है। कहते कहते ही अपनी शर्ट उतार कर उसे दिखाया। कहीं कोई चोट नहीं थी। कर्ब से आंखें बींच कर वो सोफे से उतर कर नीचे बैठी, मुंह पर हाथ रखे हाशिब के बाजू पर सर रखे बिलक बिलक कर रो दी। दूसरे बाजू के हल्के में उसने डरी सहमी अनाया को लिया। मैं बहुत डर गई थी हाशिब, बहुत ज़्यादा। बामुश्किल अपने आंसू पर बंद बांधकर उसे बाजू से सर उठाकर उसकी जानिब देखकर बोली थी। हाशिब को लगा आज वो अपना सब कुछ उसके आगे हार गया है। आपने फ़ोन भी नहीं उठाया? वापस सर उसके बाजू से रखे एक हाथ से मजबूती से वही बाजू थामे वो अब भी खौफ से काँप रही थी। बस निकले तो एक्सीडेंट हो गया। मुझे कॉल अटेंड करने का टाइम ही नहीं मिला, सोचा आकर ही आपको बता दूंगा। अनाया पर अब नींद का गुबार तारी हो रहा था। अनाया को नींद आ रही है? उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि ये लम्हा कभी ख़त्म हो, मगर झूलती अनाया की खातिर उसने अब्रा से कहा था। आहिस्ता से वो हाशिब से अलग हुई। अनाया को गोद में लिए। खाना खाएंगे? जाने से पहले पूछा। नहीं, ऑफिस में खा लिया था। वो उसे उठते देख कर खुद भी उठ दरवाज़ा लॉक करने मुड़ा। कमरे में आकर अनाया को बेड पर लिटाकर वो भी साथ लेट गई। उसे लगा उसके आसाब अभी भी झंझना रहे हों। उन चंद लम्हों में वो जिस जहनी अजियत से गुजरी थी, ये वही जानती थी। किसी अपने के छिन जाने का गम। अभी वो अपनी कुछ देर पहले वाली कैफियत को खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि हाशिब कमरे में दाखिल हुआ था। एक खामोश नज़र उस पर डालकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अब्रा के एसाब रिलैक्स हुए तो नींद आलबा तारी होने लगा था। आहिस्ता से सर अनाया के करीब रखे वो आंखें मूंद गई थी। हाशिब जिस वक्त शॉवर लेकर बाहर आया, अब्रा गहरी नींद सो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अब्रा उसके लिए इस कदर भी परेशान हो सकती है। जिस तरह उसने रिएक्ट किया था, हाशिब का दिल किया उसे खुद में समेट ले। क्या उसके महसूसात भी हाशिब के लिए बदलने लग गए थे? लाइट ऑफ करता वो बेड पर आकर लेटा। कितनी देर सोते हुए उसे देखता रहा था। उसके गाल पर आने वाले बालों को हाथ बढ़ाकर पीछे हटाया। दिल किया था कि आज उसे बता दे कि वो उसके लिए कितनी खास हो चुकी है, और उससे पूछे क्या वो भी उसके लिए उतना ही अहम हो गया है कि वो उसके लिए यूं बेइख्तियार हो गई थी। इतने आंसू बहा डाले। जिस तरह तशक्कुर का एहसास लिए वो उसे बाजू से लिपटी थी, वो एहसास अब तक उसके बाजू पर वैसे ही तरोताज़ा था। वो देखते देखते हाशिब को कब नींद आने लगी उसे पता ही नहीं चला था। रात में किसी पहर उसकी आंख खुली तो अपना बाजू किसी की गिरफ्त में महसूस किया था। मुंदी आंखों से जैसे ही दाएं बाएं जानिब निगाह की तो अपना बाजू अब्रा के हाथ में की मजबूत गिरफ्त में देखा। न जाने रात के किस पल अनाया के ऊपर रखे हाथ को बढ़ाकर उसने मजबूती से हाशिब के बाजू थाम लिया था, जैसे उसे कहीं जाने न देना चाहती हो। हाशिब ने अब की बार पूरी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। क्यों जान लेने के दर पर हो? होले से सरगोशी करते वो उसका हाथ थामकर लबों से लगा गया था, फिर उसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कभी के सोने हुए अल्फाज आज उसके जहन के पर्दे पर झलमलाए थे। आई वॉच्ड यू स्लीपिंग क्वाइटली इन माई बेड। यू डोंट नो दिस नाउ, बट देयर समथिंग दैट नीड टू बी सेड, एंड इट्स ऑल दैट आई कैन हेयर. It's more than I can bear. What if I fell and hurt myself? Would you know how to fix me? What if I went and lost myself? Would you know where to find me? I forget who I am. Would you please remind me? Oh, cause without you things go hazy. और उसे लगा था अब अब्रा के बिना हर चीज़ वाकई धुंधल में लिपट जाएगी। वो उसकी ज़िंदगी का लाजमी जज्बा बन गई थी। उसे लगा अब कुछ ही वक्त रह गया है उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। सुबह वो काफ़ी देर तक सोती रही, आँख खुली, नज़र सीधी
हाशिब की साइड वाली जगह पर गई तो वो खाली थी। रात वाला खौफ अभी भी उसके दिल में विराजमान था। तेजी से उठकर टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। इसका मतलब है कि हाशिब मुझे जगाए बिना ऑफिस चले गए हैं, उसने दिल में सोचा था। अनाया भी अभी तक सो रही थी। मोबाइल उठाकर हाशिब को फ़ोन मिलाया। रात में ही उसका नंबर डायरी से सेव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। हाशिब की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर उसे अजीब सा इत्मीनान को एहसास जागा था। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे उठाया ही नहीं, नाश्ता किया था? फिक्रमंद लहजे में हाशिब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। कब वो उसके लिए इतना अहम हुआ था वो जान ही नहीं सका। जी जनाब, नाश्ता कर लिया था। आप रात में इतनी डिस्टर्ब थी कि सुबह मेरा दिल ही नहीं किया आपको उठाकर आपकी नींद खराब करता। सोचा बेगम थोड़ी देर सो जाएं तो शायद कुछ तबीयत बेहतर हो। हाशिब का मीठा लहजा उसका आज उसे और भी मीठा लगा था। लफ्ज़ बेगम ने उसे साकत किया था। अबरा ज़िंदगी में हादसात आते हैं मगर उन्हें खुद पर इतना तारी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कल मेरी भी गलती थी। जब ऑफिस से निकला था तब मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप इस बुरी तरह परेशान होंगी। इस सब के लिए सॉरी। न जाने वो ये सब क्यों कह गया था। मम्मी और डैडी होते तो शायद इतना परेशान ना होती। अकेली थी तो बस अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। आई एम सॉरी टू। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपका ऐसा रिएक्ट करना मुझे अच्छा लगा है। इस वाक़ये का ये फ़ायदा तो हुआ है कि आपको खूंखार जिनके बेड पर लेटने से कल रात डर नहीं लगा। हाशिब की बात पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। आप खूंखार तो नहीं हैं, वो उसकी हिमायत में बोली थी। यानी नरमदिल शहज़ादा हूँ। अब ये ना कहना कि नरमदिल शहज़ादे नहीं होते। वो उसे चिढ़ाने लगा। हा हा हा। नहीं, शहज़ादे नरमदिल होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको शहज़ादा बनने का इतना शौक़ क्यों है। वो भी शरारत से बोली थी। मैं बादशाह बनने को भी तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि आप मेरी मलका बने। उसकी बात पर वो बिलश कर गई थी। अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अनाया को नाश्ता देना है। वो साफ दमन मचा गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसकी हालत पर महसूस होते उसने फ़ोन बंद कर दिया था। रमज़ान के पहले चंद रोज़ तो वो बहुत मसरूफ़ गुजरे। सहरी की तैयारियाँ, इबादतें और फिर दिन भर इफ्तारी की तैयारियों में गुजर जाता था। अबरा ने रमज़ान के बाबरकत महीने में दिल से अपने और हाशिब की बेहतरी के लिए दुआ की। उसे लगा वो अब इस रिश्ते को महसूस करने लग गई है। दिल में कहीं कहीं ये ख्याल जागता कि वो सारिम के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही। यही एक सोच उसे पूरी तरह हाशिब की जानिब बढ़ने नहीं दे पा रही थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हैसियत को तो वो इसी रात महसूस कर गई थी जब वो देर से आया था, मगर वो इस सब का सामना अभी करने को तैयार नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ रही थी। वो सादिक दिल से अल्लाह की रहनुमाई की दुआ मांग रही थी। उसने ये रिश्ता जोड़ते यही सोचा था कि वो बस हाशिब का नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल करेगी, मगर उसकी ज़िंदगी में वो इस तमतराक से शामिल हो जाएगा ये उसे वहम गुमान में भी नहीं था। वो सारिम के बाद ये सोच चुकी थी कि अब वो किसी और मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती, जबकि हाशिब ना सिर्फ उससे मोहब्बत की जानिब खींच रहा था, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी ज़ात पर काबिज़ हो रहा था। उस रात हाशिब के फुप्पो की यहाँ एक अफ्तारी थी। बहुत से रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को बुलाया हुआ था। लॉन में भरपूर इंतज़ाम था। सफ़ेद और फिरोज़ी पेम्पलम और ट्राउज़र में दुपट्टा करीने से सर पर लिए, मोतियों की खूबसूरत आवीज़ें पहने वो हाशिब के लिए इम्तिहान बनी हुई थी। वो खुद भी वाइट शलवार कमीज़ में बेहद वजीहा लग रहा था। हल्की सी शेव ने उसकी खूबसूरती को कुछ और बढ़ा दिया था। हाशिब का निकाह के बाद अबरा पहली मर्तबा किसी गेट टुगेदर में आई थी। खुशगवार माहौल में इफ्तारी की गई, साथ ही बूफे का इंतज़ाम भी था। वो अनाया को एक टेबल पर लिए खाना खिला रही थी कि अपने पीछे से आती कुछ औरतों की बातें पर सुन रह गई थी। तुमने देखा अबरा को? एक औरत की आवाज़ आई थी। हाँ, और हाशिब को देखा है? उफ, मुझे तो अफसोस होता है कि कैसे माँ बाप ने अपने बेटे पर बहू को और पोती को तरजीह दे दी। बेचारे हाशिब माँ बाप के मजबूर करने पर भाभी के ही पल्ले बन गया। तुम्हें याद है कितनी दोस्ती थी हाशिब और सानिया की? एक दूसरे के लिए बेहतरीन थे। बेचारी सानिया भी इतनी दिल बर्दिश्ता हुई कि मुल्क ही छोड़ गई थी। ये आवाज़ सानिया की खाला की थी। मैंने तो सुना था कि वो अपने किसी कोर्स के लिए वहाँ गई है। अरे नहीं, कोर्स तो एक बहाना था। वो इतनी डिप्रेस थी हाशिब के निकाह वाली खबर पे कि कोर्स का बहाना बनाकर इस मुल्क से चली गई। और हाशिब को देखना कटा कटा सा है अबरा से। जाहिर है कितनी मुश्किल है भाई की बीवी को बीवी मानना। उनकी बातों से अबरा को लगा उसका दिल चीर दिया किसी ने। जैसे तैसे अनाया को खाना खिलाकर वो शगुफ्ता के पास आई। मम्मी चले अब? वो खुद पर बड़ी मुश्किल से जब्त किए हुई थी, वरना दिल कर रहा था यहीं पर फूट फूट कर रो दे। अगर ये सब सच था तो वो अब तक बेवकूफ़ बनती रही थी हाशिब के हाथों, ये अपने दिल के हाथों। वो तो शायद हमदर्दी करता रहा था जिसे उसने खुद कोई और रंग दे दिया था। वो पछता रही थी अब।
शगुफ्ता हाशिब के पप्पू की नंद के साथ बातों में मसरूफ़ थी। उसी लम्हे हाशिब भी उनके करीब आया। अब्रा को देखकर उसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ अपसेट है। अरे हाशिब, फिर कब अनाया की बहन या भाई आ रही हैं? हाँ, अब तो हमें किसी अच्छी सी खुशखबरी का इंतज़ार है। उनकी बात सुनकर अब्रा का दिल किया यहाँ से अभी और इसी वक्त भाग जाए। पता नहीं लोगों को दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानने का इतना शौक क्यों होता है, उसने तल्खी से सोचा था। इंशाअल्लाह जल्द ही। असल में बेगम इतनी नाजुक सी हैं, इन पर फ़िलहाल अनाया की ज़िम्मेदारी काफ़ी है। अब्रा के कंधों पर बाजू फैलाते उसे खुद के करीब करते वो निहायत मोहब्बत से बोला था। भाई, मोहब्बत करने वाला शौहर हो तो तुम जैसा। वो हाशिब को सहराने लगी। अब्रा को हाशिब का बाजू इस लम्हे बोझ महसूस हुआ था। अच्छा भाई, अब हमें इजाज़त दो, अनाया को भी शदीद नींद आ रही है। शगुफ्ता बेगम ने उठते हुए इजाज़त दी थी। हाशिब भी उन खातून से मिलने के लिए आगे बढ़ा था। कंधों से हाथ हटाते ही अब्रा को लगा उसने अब खुलकर सांस ली है। इस माहौल से उसका दिल शदीद घबरा रहा था, दम घुटता महसूस हो रहा था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। आपको वो फिजूल बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही फिजूल हरकत। गाड़ी में बैठते ही वो हाशिब पर बरसी। शगुफ्ता और असफंद अपनी गाड़ी में थे, जबकि वो हाशिब के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। अनाया दादा और दादू के पास थी। मैंने उन्हें खामोश करवाने के लिए ये सब कहा था। मैं जानता हूँ इन ख़वातीन के पास इस तरह के टॉपिक के अलावा और कोई बात नहीं। आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। वो उलझता हुआ मध्यम से लहजे में बोला था। हाँ, बहुत बुरा लगा था मुझे, और आइंदा मैं इस किस्म की किसी तकरीब में नहीं जाऊँगी। उसके दरश्त लहजे पर वो हक्का बक्का रह गया। खाना खाने से पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ है अब्रा, किसी ने कुछ कहा है? वो अपने ददिहाल से वाकिफ़ था। वो किसी को खुश देखने वालों में से नहीं थे, इसीलिए वो खुद भी बहुत कम इस तरह के गेट टुगेदर में जाता था। उसकी गोद में रखे हाथ पर अपना भारी हाथ रखते हुए उसने होले से दबाया था, मगर अब्रा तो जैसे फट पड़ी थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। बुरी तरह उसके हाथ को झटक कर वो आंखों पर सर सीट की पुश्त पर रखे खामोश हुई थी, जैसे अब मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती हो। हाशिब को बस सबकी सी महसूस हुई। गुस्से से उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अगले दिन अफ्तारी के कुछ देर पहले वो घर आ गया था। कपड़े बदल कर लॉन्च में आया, मगर माँ के अलावा और कोई नज़र नहीं आया था। अब्रा और अनाया कहाँ हैं? माँ से इस्तफसार किया था। तुम्हें नहीं पता? उन्होंने हैरत से उससे सवाल किया था। क्या मतलब, क्या नहीं पता? वो भी उलझा। वो तो सुबह ही में अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसके लिए कहकर हिर गई थी कि वो कुछ दिन तक वहीं रहेगी। उन्होंने तफसील से बताया था। उसके अंदर इश्तियाल की शदीद लहर उठी। बस खामोशी से माँ को देखा। मैं थोड़ी देर के लिए लेटने जा रहा हूँ, थके हुए लहजे में कहता वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। कमरे में आते ही अब्रा का नंबर मिलाया। जबड़े पीछे वो उससे कॉल उठाने का मुंतज़िर था। छठी बेल पर आखिर कॉल पिक हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, सपाट लहजा सुनाई दिया था। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपने जाना था तो कम अज़ कम मुझे ही बता देती। ना मुझे कोई कॉल, ना ही कोई मैसेज, उसने शिकवा किया था। मम्मी से पूछ कर आई हूँ। दूसरी जानिब लहजे में कोई लचक नहीं आई थी। मैं आपका कुछ नहीं लगता। यहाँ सिर्फ मम्मी और डैडी से ही आपका रिश्ता है? बिला आखिर वो तेज़ लहजे में बोला था। जी, उन्हीं से रिश्ता है। दूसरी जानिब सा जवाब सुन करके उसका दिमाग भग से उड़ गया था। फिर इस घर में रहते हुए मेरे कमरे में आपकी मौजूदगी किस सिलसिले में है? वो फिर से काटदार लहजे में बोला था। दूसरी जानिब अब्रा ने बड़ी मुश्किल से आंखों में उमड़ने आने वाले आंसुओं को रोका। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम है। कुछ सोचते हुए उसने सब कहने का फ़ैसला किया जो रात से अब तक वो सोचे हुए थे। जी ज़रूर। हाशिब का गुस्सा था। आप दूसरी शादी कर लें प्लीज़। मुझे और अनाया को सिर्फ आपके नाम का सहारा चाहिए। वो आप दे चुके हैं, इससे ज़्यादा हमें आपसे कोई ख्वाहिश नहीं है। आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी शुरू करें किसी ऐसी लड़की के साथ जो आपको डिज़र्व करती हो। हमारे साथ आपकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजरेगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं यहाँ अम्मी की तरफ ही रहूँगी, अब वापस नहीं आऊँगी। हाँ, आप अनाया को जब मर्ज़ी आकर ले जाएं और कुछ देर के लिए ले जाना चाहें तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, मगर अब वेट, क्या कह रही हैं? दिमाग सही है आपका? सोचे समझे बिना ही जो दिल कर रहा है बोल रही हैं। आपको किसने कहा है कि मुझे दूसरी शादी की ज़रूरत है? मैं जानती हूँ आप ये रिश्ता सिर्फ मम्मी डैडी की मजबूर करने पर निभा रही हैं, और जाहिर है मजबूर करने का सबब ही निभा सकता है, मगर मैं आपको इजाज़त देती हूँ। मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई मसला नहीं होगा। आप जब चाहें करें, और ना ही मैं कभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगी। आपने मेरे लिए अभी तक जितना किया, मैं तो उसका एहसान नहीं दे सकती। अब्रा, क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसे बातें कर रही हो? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। क्यों मुझे पागल करना चाहती हो? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
आमने सामने बैठकर बात करते हैं। वो अपने इश्तियाल को बामुश्किल काबू करके बोला था, नहीं, आप यहाँ नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो मैं कभी भी आपके सामने आपसे नहीं मिलूंगी। मुझे आपसे अब कभी ज़िंदगी में सामना नहीं करना है। बस आप जिसे चाहें अपनी ज़िंदगी गुजारें, मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर हाशिम ने कुशन उठाकर सामने दीवार पर मारा था। हैव यू गॉन मैड? मैं बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों कर रही हो अब्रा? कोई गलतफहमी है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ यार। इस तरह से मत करो। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लेकर आना। वो जब्त करके बोला था। मेरी बातों को अच्छे से सोचें। मेरे साथ ज़िंदगी गुजार कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सारिम की जगह किसी को नहीं दे सकती। बेहतर है आप अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर फैसला कर लें। बस एक ही दरख्वास्त है, आप अपना नाम को मेरे नाम से कभी मत छीनिएगा। रूंधी हुई आवाज़ में कहती उसने मोबाइल बंद करके ऑफ कर दिया था। दूसरी जानिब वो शशद्दत खड़ा रह गया था। फिर गुस्से में आकर वो तकिया उठाकर दूर फेंका जो अब्रा इस्तेमाल करती थी। हेलो मजनू, कैसे हो? 2 दिन हो चुके थे अब्रा को गए हुए। उसके तल्ख जुमलों की बारगश्त हाशिब को शदीद तकलीफ से दो चार कर रही थी। वो ना कुछ सुन ही रही थी, ना ही हाशिब से मिलने को तैयार थी, और यही बात हाशिब को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। इस वक्त भी वो ऑफिस से जल्दी घर आकर अपने कमरे में मुंह पर सर लपेटे पड़ा था। दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने कोई तवज्जो न दी थी। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने मुंह पर तकिया नहीं हटाया, मगर फिर कमरे में गूंजने वाली आवाज़ उसे तकिया हटाने पर मजबूर कर गई थी। वो हैरत से उठा। दरवाजे के फ्रेम में खड़ी सानिया को देखकर बेड से उतरा। आ जाओ, मुस्कुराते हुए उसने इजाज़त दी थी। हाँ ना यार, आओ। वो उसे अंदर आने का इशारा करके लाइट ऑन करने लगा था। कब आई तुम? उसे सामने वाले सोफे पर बैठते देखकर पूछा था। कल आई हूँ। सेमेस्टर में थोड़ा सा ब्रेक मिला था तो सोचा जल्दी से पाकिस्तान हो आती हूँ, ईद भी है, सबके साथ गुजार लूँगी। वो उसे कमरे का जायज़ा लेते हुए बोली थी। अच्छा किया। बेड पर बैठते वो उसके अक़दाम को सराहने लगा था। बेगम के मैके जाने पर इतने उदास हो? कुछ देर पहले ही आई थी तो आंटी ने बताया था मियाँ मजनू बेगम की गैर मौजूदगी में बहुत उदास हैं। सोचा चलो तुमसे कंपनी ही दे आऊँ। प्लीज़ सानिया, चेंज द टॉपिक। जिस बेजारी से वो बोला, सानिया को वाकई तवक्का नहीं थी। क्या हुआ है? खैरियत से तो गई है ना अब्रा? उसने मशकूक अंदाज में हाशिम को देखा था। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी तरफ से जहाँ मर्जी चाहे, और ना ही मुझे उतनी फुर्सत है कि किसी के लिए जोक देकर बैठ जाऊँ। सख्त लहजा सानिया को बता गया कि कुछ गड़बड़ है। हाशिम, सीधी तरह बताओ क्या हुआ है? देखो, फिजूल में कोई बेवकूफ़ी मत करना। बेवकूफ़ी मैं नहीं, वो कर रही है। और फिर वो शुरू से अब तक सब उसे बताता चला गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैसियत को कबूल कर रही थी। बहुत हद तक वो नॉर्मल हो चुकी थी। मेरी मायनेखेज़ी में कही जाने वाली बातों पर उसे ब्लश करना आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे क्या हुआ है। किसी ने उसके दिमाग में क्या खन्नास भरा है। वो मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं है। मम्मी को भी शक हो गया है कि कोई मसला है, मगर मैंने अब सोच लिया है कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। उसे बहुत शौक है अकेले ज़िंदगी गुजारने का, तो वो रहे अकेली। अब मैं वाकई दूसरी शादी करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँ? सानिया, जो अभी तक उसकी बातों को सोचे जा रही थी, आखिर में की जाने वाली ऑफ़र पर उसका दिल किया हाशिम का सर फाड़ दे। फिर बरमाला उसने कह भी दिया, सर तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कोई ऐसी बकवास की तो। वो किसी गलतफहमी का शिकार है। उसे समझाने की कोशिश करने के बजाय तुम उससे जिद बांध रहे हो। यह है तुम्हारी मोहब्बत? वो ताज्जुब से उसे देखकर बोली थी। हाँ ना, क्योंकि मैं उसे हरगिज इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी मोहब्बत को वो हमदर्दी और तरस में लपेट कर मेरे मुंह पर दे मारे। मैं उससे बात करती हूँ, सानिया ने कुछ सोचकर कहा था। नहीं, अब कोई उससे कोई बात नहीं करेगा। अब उसके पास मेरी दूसरी शादी का कार्ड जाएगा, फिर उसका दिमाग सीधा होगा। वो अब तक गुस्से में था। शट अप हाशिम, खबरदार जो तुमने ऐसी कोई अहमकाना हरकत की। वो उसे टोककर बोली थी। फिर कुछ और कहने से पहले ही उसके कमरे से उठकर बाहर आ गई, मगर दिल में सोच लिया कि उसे क्या करना है। वो कब से खामोश कमरे में लेटी थी। खटके की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब देखा तो महाजबीन बेगम, उसकी अम्मी, कमरे में दाखिल हुई थी। जब से आई थी अजीब परेशान थी, उनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पहली पहल तो वो यही समझी कि वैसे ही रहने आई है, मगर कल शगुफ्ता ने जब उनसे फ़ोन पर पूछा कि उनकी तबीयत अब कैसी है तो वो हैरान रह गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, आपको किसने कहा है कि मैं बीमार हूँ? वो उलझन भरे अंदाज में बोली थी। उलझ शगुफ्ता बेगम भी गई थी। मुझे अबरा ने कहा था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन रहने जा रही हूँ। मैं मसरूफ़ियत की वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी, उन्होंने तफसील बताई थी। अच्छा, वो परेशान हुई। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मिलने को दिल कर रहा होगा, शगुफ्ता बेगम ने एकदम बात बनाई थी। 2-4 और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया था। अब इस वक्त वो अबरा से असल वजह पूछने आई थी। वो उन्हें बेड की जानिब बढ़ता देखकर उठ बैठी। अबरा,
کیا بات ہے بیٹا، جب سے آئی ہو پریشان ہو؟ حاشب ٹھیک ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے تشویش سے اس کے زرد مرجھائے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا امی، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر اس طرح سارا دن کمرے میں کیوں پڑی رہتی ہو؟ ہلا رہی ہو تم مجھے؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے تم نے کس قدر زرد جے رونق ہو رہی ہو؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے تفکر سے اس کے بال سنوارے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا تھا۔ اچھا، اپنے گھر کب جانا ہے؟ انہوں نے ویسے ہی پوچھا ڈالا کہ آخر تک کچھ تو بتائے گی۔ آپ کو اتنی بھاری لگ رہی ہوں میں؟ نروٹے لہجے میں بولی تھی۔ بے وقوف، بیٹیاں ماں باپ کو کبھی بھاری نہیں لگتی، مگر یوں آ کر بیٹھنا بھی عجیب سا لگتا ہے۔ بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ان کی بات پر اس نے ایک خاموش نظر ان پر ڈالی تھی۔ میں اب کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی بات پر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ انہوں نے گرکا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میرا اس گھر میں قیام بس یہیں تک تھا، اب مجھے کبھی وہاں واپس نہیں جانا۔ وہ گھر میرا نہیں ہے، کیا آپ مجھے یہاں رکھ لیں گی؟ شادی کے بعد بیٹیاں کس قدر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر جہاں عمر کا آدھا حصہ گزارا ہوتا ہے، شادی کے بعد وہاں زیادہ دیر رہنے پر بھی دنیا کے اعتراضات کا منہ کھل جاتا ہے۔ وہ گھر اجنبی لگتا ہے جہاں رہنے کے لیے بھی ماں باپ کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ صحیح کہتی ہیں، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور یہ بات آج ابرا کو سچ لگ رہی تھی۔ میری جان، تم جب تک چاہو رہو، مگر مجھے یہ بتاؤ ہوا کیا ہے آخر؟ وہ بے بسی سے اس کو دیکھ رہی تھیں، جس کی آنکھوں میں اب آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ ناک ہوا۔ دونوں کی نظر دروازے کی جانب اٹھی جہاں ثانیہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ ارے ثانیہ، کب آئی تم؟ ابرا تیزی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ اس کی جانب بڑھی تھی۔ بس یار، کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ تائی جان کی طرف گئی تو پتہ چلا تم یہاں ہو، سوچا یہیں آ کر مل لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پہلے ابرا سے اور پھر مہاجبین سے ملی تھی۔ بیٹھو بیٹا، تم اس کے ساتھ گپ شپ کرو، میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ مہاجبین محبت سے اسے دیکھتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ آنٹی پلیز زیادہ تکلف مت کیجیے گا، اور میری پری کو بھی بھیج دیجیے، بہت یاد آتی ہے وہ۔ مسکراتے ہوئے انایا کا ذکر محبت سے کرنے لگ گئی تھی۔ ضرور، بس نانا کے پاس ہی ہے، ابھی بھیجتی ہوں۔ اور میڈم، تم یہاں کیوں ڈیرے ڈال کر بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ پہلے بھی ابرا کے ساتھ بہت بے تکلف تھی اور اب بھی اسی انداز میں بات کر رہی تھی۔ بس ویسے ہی۔ وہ دونوں اس وقت ابرا کے بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ابرا، کیوں بے وقوفی کر رہی ہو؟ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ نظر چرا گئی۔ تم اچھی طرح جان گئی ہو کہ کیا مطلب۔ وہاں وہ غصے میں بھرا بیٹھا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر بولی تھی۔ میں انہیں سوٹ نہیں کرتی ہوں ثانیہ، اور یہ میں نہیں لوگ کہتے ہیں۔ پھر وہ سب ابرا بتاتی چلی گئی جو اس شام اس نے ثانیہ کی خالہ اور ان کے ساتھ بیٹھی خاتون کو کہتے سنا تھا۔ ثانیہ اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم خود سوچو ثانیہ، ابھی تو میں حاشب سے شادی کے بعد پہلی بار کسی گیٹ ٹوگیدر میں گئی تھی۔ اگر ہم اکٹھے رہے تو نہ جانے کتنی بار ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں، حاشب میرا خیال رکھتے ہیں، مگر یہ ہمدردی اور اس سب کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، مگر ساری زندگی ان کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ جوڑے رکھنا کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ثانیہ، میں جانتی ہوں تمہارے اور حاشب کی بہت اچھی دوستی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہو، مجھے اس سب کی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میرے لیے سالم کی یادیں بہت ہیں، میں سالم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ثانیہ۔ وہ اسے مناتے مناتے یہ بھول جانا چاہتی تھی کہ اس کا اپنے دل کا اس وقت ماتم کر رہا تھا۔ بس کرو بے وقوفوں کی سردار ہو تم۔ میں اور حاشب صرف اچھے دوست ہیں، ہمارے درمیان کبھی بھی محبت کا کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ کتنے سال ہماری منگنی رہی، مگر اس کا میرے دل میں کبھی ایک دوسرے کے لیے ویسے نہیں دھڑکا جیسے ایک خاص شخص کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ منگنی سے پہلے اور بعد تک بھی ہم سب بس دوستوں کی طرح رہے ہیں، کبھی اس نے مجھے اور میں نے اسے آئی لو یو تک نہیں کہا۔ میں اور وہ صرف اچھے دوست تھے اور ہیں۔ پلیز ہمارے رشتے کو تعجب کے اینک لگا کر مت دیکھو۔ اسے مجھے دیکھ کر کبھی وہ چمک نہیں آئی جو تمہیں صرف ذکر پر آتی ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے ذکر پر صرف محبت نظر آتی ہے۔ ڈونٹ بی سلی ابرا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے لیے ہمدردی اور ترس جیسے لفظ بوسیدہ الفاظ استعمال مت کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ ابرا شدت بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ثانیہ، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ ایسا ہو چکا ہے میڈم، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تھی۔ یہ سالم سے بے وفائی ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جیسے اپنے خدشات بتانے لگی۔ دیکھو ابرا، تمہیں کبھی حاشب نے کہا کہ سالم سے محبت کرنا چھوڑو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
اس کی یہی سچی محبت کافی نہیں تمہارے لیے کہ اس نے تمہیں کبھی سارم کی یاد سے زبردستی پیچھا چھڑانے کو نہیں کہا، تمہیں کبھی سارم کا ذکر کرنے سے منع نہیں کیا؟ ابرا، سارم ایک خوبصورت خواب تھا جبکہ حاشب ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ اللہ نے تمہیں حاشب سے ہی ملوانا تھا، بس سبب سارم بنا۔ پلیز اتنے مخلص انسان کی محبت کے ساتھ یہ سب مت کرو، وہ تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اس نے تمہاری تکلیفوں کو سمیٹا، اسے تکلیفوں سے دوچار مت کرو، وہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ میرے ساتھ بھی نہیں۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اس کی حکمت کو سمجھ کر قبول کر لو۔ اپنے ساتھ عنایہ کے ساتھ اور خاص طور پر حاشب کے ساتھ کوئی ناانصافی مت کرو۔ ثانیہ کا ہر الفاظ اسے سچا لگا تھا، اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو مجھے افسوس ہے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جس فعل کو ہمارے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، ہم اس پر اپنے ہی فتوے لگا کر اسے کسی کے لیے گناہ بنا دیتے ہیں۔ اگر بیوی کی شادی کرنا گناہ ہوتا تو ہمارا مذہب کبھی بھی اسے اجازت نہیں دیتا۔ وہ مذہب جو ہر مذہب سے افضل ہے، لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں بنانا۔ کوئی کنواری کیوں بیٹھی ہے؟ جس کی شادی ہو گئی ہے اس کے بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ جس نے طلاق لے لی ہے وہ بد کردار بن گئی۔ ابرا، یہاں قدم قدم پر لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اپنی زندگی کو لوگوں کی باتوں کی نظر مت کرو۔ ہم ہر وقت کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ یہ لوگ کبھی خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام ہی ہے دوسروں کی تکلیف دینا اور پھر اس پر خوش ہونا۔ سو جسٹ لیو دیم۔ اپنی زندگی کو خوشیوں کو ہاتھ بڑھا کر حاصل کرو۔ حاشب بہت لکی ہیں کہ ان کی زندگی میں تم جیسی مخلص دوست ہے۔ ابرا نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو دبایا تھا۔ وہ تو ہے، خیر میں تمہاری بھی دوست ہوں، ڈونٹ وری۔ جب وہ بدتمیز تمہیں تنگ کرے مجھے کال کر کے اسے سیدھا کرنے کے گڑ پوچھ لینا۔ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے کھلکھلائی۔ کہتی ہو تو اس سے کھامڑ کو جا کر کہتی ہوں کہ تمہیں آ کر منا لے۔ وہ شرارت سے بولی۔ ثانیہ، میں نے بہت بدتمیزی کی تھی ان سے، وہ کچھ گھبرا کر بولی۔ بھائی اب یہ تم جانو اور تمہارا میاں، اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ہیلو، وہ آفس میں بے حد مصروف تھا، پھر بھی موبائل پر ثانیہ کی کال دیکھ کر پک کر لی۔ ہائے، واٹس ایپ پر ایک وائس میسج بھیج رہی ہوں، جتنے بھی مصروف ہو سب کام ترک کر کے صرف وہ میسج سن لو، کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ وہ چونکا، ساتھ ہی واٹس ایپ پر وائس میسج بلنک کرنے لگا۔ اس نے ہینڈ فری لگا کر پلے کیا، اور جو آواز اسے سنائی دی وہ اسے ہر کام سے فراموش کر گئی تھی۔ ثانیہ نے اس دن کی اپنی اور ابرا کی ساری گفتگو موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ حاشب اس قدر بدگمان ہو چکا ہے کہ بآسانی ماننے گا نہیں، تو اسے بہتر یہی لگا کہ وہ کوئی ایسا ثبوت ابرا سے لا کر اسے دے کہ وہ اس کی بات سمجھ جائے، اور ثانیہ کا یہ آئیڈیا کام کر گیا تھا۔ سب سننے کے بعد حاشب نے گہری سانس بھری۔ ایک مرتبہ بتاتی تو صحیح، دل میں ابرا سے مخاطب ہوا تھا۔ پھر ثانیہ کو کال ملائی۔ تھینکس، اسے اس وقت سے اسے بہتر کوئی لفظ نہیں لگا تھا۔ اچھا بس اب یہ فارمیلٹیز اپنے پاس رکھو، بہتر ہے زبردستی صحیح مگر اس کے پاس جاؤ اور اسے منا لو، اب تو وہ بڑے آرام سے مان جائے گی۔ حاشب سے ایک سہارے کی بہت شدید ضرورت ہے، نہ صرف سہارا بلکہ محبت بھی۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، بس اقرار کرنے سے ڈرتی ہے۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ تم وہ اقرار کرے؟ ویسے بھی محبت کا اقرار عورت کو زیب نہیں دیتا، وہ تو بس ہر پل اپنے عمل سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اوکے ڈیئر، آئی گیس کل چاند رات ہے، سو کل ہی جا کر میڈم کو لے آؤں گا۔ وہ فوراً اپنا پروگرام ترتیب دینے لگا تھا۔ دیٹس فینٹاسٹک، اور پھر عید پر جب میں تمہاری طرف آؤں تو دونوں ایک پرفیکٹ کپل کے روپ میں مجھے ملو، اوکے؟ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دل سے دعائیں دی تھیں۔ انشاءاللہ۔ تصویر میں ابرا کا معصوم سا چہرہ آیا تھا۔ ممی، کیا ہم اب کبھی دادو کے گھر نہیں جائیں گے؟ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹہل رہی تھیں۔ چاند نظر آ چکا تھا، ہر جانب گہما گہمی تھی سوائے ایک ان کی زندگی کے۔ وہ ویسے ہی ساکت اور جامد تھی۔ بہت مرتبہ اس نے سوچا کہ حاشب کو کال یا میسج کر کے سوری بولے، مگر ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ عنایہ بھی بے حد اداس تھی۔ شگفتہ بیگم اور اسفند صاحب نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنے مسائل خود حل کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، گیٹ پر بیل بجی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار کو کوریئر اور کارڈ اٹھائے ان کی جانب آیا تھا، ہاتھ میں ایک بوکے کے تھام رکھا تھا۔ بی بی، یہ حاشب بھائی کی طرف سے آئے ہیں، وہ ابرا کے قریب آ کر بولا، جو حیران نظروں سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا نے بھیجے ہیں؟ عنایہ نے خوشی سے کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر ڈبہ کھولنے لگی، جبکہ ابرا بوکے میں موجود کارڈ کی جانب متوجہ تھی۔ فار مائی اینگری برڈ، فرام یور نرمدل شہزادہ۔ کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ ممی، یہ دیکھیں، بابا نے میرے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ عنایہ خوبصورتی سے فراک نکال کر چہک کر بولی تھی۔ ساتھ میں چوڑیاں، ہیئر بینڈز بھی تھے۔
अब वो ये सब देख ही रही थी कि मोबाइल पर हाशिब कॉलिंग जगमगाने लगा। उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अनाया को आंटी के पास छोड़कर अभी आ जाएं। घंटे में वापस आकर अपनी चीज़ें पैक करके वापस की करें। बहुत दिन अंकल और आंटी का दिमाग खा लिया है आपने। सपाट लहजे में दी गई हुक्म को फ़ौरन बाद कॉल काट दी गई थी। वो डब्बा उठाए अनाया को अपने पीछे आने का कहती अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अम्मी, हाशिब बाहर खड़े हैं, हम घंटे में आते हैं, आप अनाया का ध्यान रखेंगी? अनाया, नानू को चीज़ें दिखाओ। हाँ बेटा, खैर से जाओ, अभी हाशिब ने मुझे फ़ोन करके बताया था, मैं तब तक तुम्हारी चीज़ें पैक करके रखूँगी। सीधा सदा सदा सुहागन रहो। वो खुशी से तमतमाए लहजे में बोली थी। जान गई थी उसका मसला हल होने वाला है। वो खामोशी से जिन कपड़ों में मौजूद थी उन्हीं में बाहर आई। दाएं जानिब हाशिब की गाड़ी खड़ी थी। उसे आता देखकर हाशिब ने फ्रंट डोर खोला। उसके बैठते साथ ही वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया था। एक नज़र उंगलियां मरोड़ती अबरा पर डाली। जर्द कपड़ों में वो खुद भी जर्द दिखाई दे रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। जब जुदाई सह नहीं सकती तो ये सब खड़ाक पालने की क्या ज़रूरत थी? सामने देखते सर्द लहजे में बोला था, आई एम सॉरी। एकदम वो चेहरा दोनों हाथ में लेकर रो पड़ी थी। अबरा यार, एक हाथ से स्टीयरिंग छोड़कर उसने बाजू के हल्के में लिया और बिखरती चली गई थी। अगर आज बारिश नहीं हुई तो ज़रूरी है कि आप यहाँ जल थल कर दो? उसके बाल हाथ से चेहरे से हटाते हुए वो हल्के फुल्के से लहजे में बोला था, मैंने आपको बहुत तंग किया ना? वो चेहरा उसके सीने से टिकाकर रोंदी हुई आवाज़ में बोली थी, बहुत ज़्यादा, और अब एक्सीडेंट भी करवाओ। वो हंसते हुए एक नज़र उसकी आंखों में देखकर बोला था, क्या ये ज़रूरी था कि मैं आपको टिपिकल 3 अल्फाज आई लव यू ही बोलता और आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आता? वो उसके सवाल करने लगा, वापस उसके कंधों पर सर रख चुकी थी। अबरा, मोहब्बत एक एहसास का नाम है और उसे महसूस किया जाता है। मोहब्बत को लफ्ज़ी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने ये रिश्ता शुरू में आपको और अनाया को सहारा देने के लिए कायम किया था और हमारे निकाह से पहले मैं सानिया से मिला और उसने मुझे बताया और समझाया कि ये सब करने में कोई मुज़ायफ़ा नहीं है। मुझे भी आप ही की तरह खदशात लाहक थे कि लोग क्या कहेंगे और आप क्या सोचेंगी। मुझे लगता था मैं आपको मोहब्बत नहीं दे पाऊँगा। ज़ाहिर है जो हालात थे, जो रिश्ता मेरा आपके साथ था, मगर फिर सानिया का एक जुमला मुझे ये ताल्लुक़ बांधने पर मजबूर कर गया। अपने दिल की बातें बताते उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। अबरा ने उसके कंधों पर सर उठाया। हाशिब ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर उसके दोनों हाथ थामकर उन्हें सहलाया। सानिया ने कहा, हाशिब, तुम अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दो, मोहब्बत वो खुद तुम दोनों के दिलों में डाल देगा। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई अल्लाह ने आपकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में डाल दी थी। मैं आपको ऑब्ज़र्व करने लग गया और मुझे तकलीफ़ होती थी आपको उदास देखकर। फिर सारिन की बर्थडे वाली शाम के बाद मैं खुद ब खुद आपकी जानिब खिंचता गया। आपको सोचना, आपसे बात करना, आपको तंग करना सब बेहद अच्छा लगने लगा था। और फिर उस रात ये मोहब्बत बेहद मजबूत हो गई जब मेरे खो जाने के डर से आपने नींद में भी मेरे बाजू को मजबूती से थाम लिया था। मैं कभी आपको सारिन से मोहब्बत करने के लिए नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो हम सबको भी उतना ही प्यारा है जितना आपको। और एक बात, आइंदा किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो, उसे मुझसे शेयर किए बगैर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना। आपस के मसाइल मिल बैठकर हल करते हैं, दूरियां पैदा करके उन्हें, और बाद में आपकी और अनाया की दूरी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत भरी नजरें मुसलसल उसके चेहरे के तवाफ कर रही थी। बस एक रिक्वेस्ट है। हाशिब की बातें झुके सर सुनते उसकी आखिरी बात पर उसने पलकें उठाईं। वो हाशिब को लगा कि उसकी धड़कनें थम गई हैं। बस थोड़ी सी जगह अपने दिल में मेरे लिए भी रख लेना, मोहब्बत से कहता अपनी नज़रों से उसे पिघला रहा था। वो बेइख्तियार हंस पड़ी। आपने तो बहुत बड़ा प्लॉट अपने नाम करवा लिया है। वो शरारत से हंसी दबाते हुए बोली थी। हाय, सो स्वीट ऑफ यू। बेसाख्ता हाशिब ने उसे दोनों बाजुओं के हल्के में लिया। मुझे तो मेरी ईदी मिल गई, अब आपको आपकी ईदी दिलाते हैं। उसके माथे पर मोहब्बत का निशानी छोड़ते उसे आज़ाद करता वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। मम्मी और डैडी को पता चल गया था कि मैं यहाँ क्यों आई थी। उसने शर्मसार लहजे में पूछा। हाँ, मम्मी को मैंने बता दिया था। उन्हें यही मुनासिब लगा कि हम अपना ये इशू खुद हल करें। उसकी बात पर वो सिर हिलाकर रह गई थी। तभी शगुफ्ता रोज़ उसे फ़ोन करती थी, मगर कभी उसे जताया नहीं था कि वो सब जान गई हैं। मैं एंग्री बर्ड हूँ। यकदम कुछ याद आने पर वो मुँह फुलाकर बोली थी। हाँ ना, और वो भी रेड वाला जो गुस्से में और भी फूल जाता है। वो उसे मज़ीद चिढ़ाने लगा। हाशिब, वो चिल्लाई। जी मेरी जान। हंसते हुए उसे प्यार से अपने साथ लगाया। मैं 3 सूट लूँगी, मेरी तरफ से पूरी दुकान ले लेना। और तो कुछ नहीं होगा, मेरा दिवालिया हो जाएगा।
دونوں کی نوک جھوک جاری تھی اور محبت یہی تو ہے، اسی احساس کا نام ہے، وہ احساس جو حاشب نے ابرا کو دیا اور جو ابرا نے حاشب کو۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طریقے کے کسی نیو ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔